नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रेजर ऑफ अंबेडकर पर। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किन किन किताबों और दस्तावेजों को पढ़कर उनकी समरी हमारे इस चैनल ट्रेजर ऑफ अंबेडकर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इस दूसरे वीडियो में मैं आपको बाबा साहब के उस पेपर जिसे उन्होंने डॉक्टर गोल्डन वाइजर के एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में प्रेजेंट किया था, जो कि 9 मई 1917 को द कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में हुई थी। इस पेपर का नाम कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है। इट वॉज अ सेमिनार विच कंसर्न्ड इटसेल्फ विद प्रिमिटिव वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी। मैं इस वीडियो के शुरुआत में पहले आपको इस पेपर का अंत बताता हूँ। अंबेडकर ये बताते हैं कास्ट सिस्टम एक बड़ी समस्या है और इस अननेचुरल इंस्टीट्यूशन से निजात पाने के कई प्रयास हो रहे हैं। इन सभी रिफॉर्म्स के प्रोसेस में इस सिस्टम को ओरिजिन को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि आखिर ये सिस्टम किसी सुप्रीम अथॉरिटी द्वारा दिया गया है या फिर अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हुई ह्यूमन सोसाइटी की अनकॉन्शियस ग्रोथ का नतीजा है। जो लोग दूसरे कारणों को मानते हैं उनको इस पेपर में काफ़ी फूड फॉर थॉट मिलेगा। अपने कंक्लूजन के बारे में वे साफ करते हैं कि वो किसी भी रूप में फाइनल नहीं है, बल्कि एक कंट्रीब्यूशन है इस लंबी डिबेट में। इस पेपर से उनका मकसद यही है कि इस विषय की इन्वेस्टिगेशन अपने भटके हुए मार्ग से सही दिशा की तरफ जाए और सत्य को खोजने में योगदान दे। वो इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि हमें इस विषय को किसी भी बायस यानी कि द्वेष से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि sentiment must be outlawed from the domain of science and things must be judged from an objective standpoint। और वो स्वीकारते हैं कि थ्योरी ऑफ कास्ट को लेकर उनकी ये विपरीत व्याख्या हमेशा के लिए कंट्रोवर्शियल रहने वाली है। फिर भी वो इसके पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन से काफ़ी खुश होंगे, जो कि रैशनल डिसएग्रीमेंट्स पे बेस्ड हो। समापन करते हुए वो कहते हैं कि while I am ambitious to advance a theory of caste, if it can be shown to be untenable, I shall be equally willing to give it up. Now let's see what this paper is all about. अंबेडकर बताते हैं कि कास्ट प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। प्रैक्टिकली इट कैन एंड इट इज एक्चुअली हैविंग ट्रेमेंडस कॉन्सिक्वेंसेस। जब तक जाति व्यवस्था भारत में है तब तक हिंदूज इंटर मैरिजेस करने से कतराते रहेंगे और आउटसाइडर से सोशल इंटरकोर्स तो छोड़ ही दे। और अगर हिंदूज माइग्रेट होते हैं पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में तो ये इंडियन कास्ट एक वर्ल्ड प्रॉब्लम बन जाएगी। बाबा साहब की ये बात आज 2020 में एक प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी की तरह साबित हो रही है, जैसा कि आप इन आर्टिकल्स और रिपोर्ट से जान सकते हैं। थ्योरेटिकली कास्ट प्रॉब्लम ने बहुत से महान स्कॉलर्स को नकारा है, जिन्होंने इस व्यवस्था के ओरिजिन को समझने के लिए काफ़ी मेहनत और रिसर्च की है। इसलिए अंबेडकर खुद को इस पेपर के माध्यम से इस विशाल समस्या के सिर्फ कुछ हिस्सों पे ही रोशनी डालना चाहते हैं, जो कि हैं द जेनेसिस, मैकेनिज्म एंड द स्प्रेड ऑफ कास्ट सिस्टम। फर्स्ट पार्ट, द मैकेनिज्म। डेफिनेशन ऑफ कास्ट को समझने के लिए अंबेडकर इस फील्ड के 4 फ्यू ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स को कोट करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सेनार्ट, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेसफील्ड, अकॉर्डिंग टू सर एच रिस्ले, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केतकर। इन सभी डेफिनेशंस को रिव्यू करना इस पेपर के पर्पस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अंबेडकर बताते हैं इन 4 में से 3 राइटर्स ने या तो बहुत अधिक या बहुत कम शब्दों में कास्ट के बारे में बताया है, और जो बताया भी है वो अपने सेंट्रल पॉइंट यानी कि मैकेनिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम से काफ़ी दूर है। वहीं डॉक्टर केतकर की डेफिनेशन में वो मेरिट पाते हैं, जिनका कहना है कि प्रोविजन ऑफ इंटरमैरिज एंड मेंबरशिप बाय ऑटोजेनी आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। अंबेडकर इस डेफिनेशन से एग्री करते हैं, पर बताते हैं कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि अगर आप इंटर मैरिजेस को बैन कर दोगे
तो ऑटोमेटिकली मेंबर सिर्फ उनको ही मिलेगी जो कि उस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप में जन्म लेंगे। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट को इवैल्यूएट करने पे अंबेडकर ये पाते हैं कि अगर हम सही से समझे तो इंटर मैरिज और एंडोगामी को हम एसेंस ऑफ कास्ट कह सकते हैं। पर एंडोगामी के तो और भी कई उदाहरण मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल द नीग्रोज एंड द वाइट्स एंड द वेरियस अमेरिकन इंडियन ट्राइबल ग्रुप्स इन यूएसए। वहाँ पर तो कास्ट सिस्टम नहीं बना। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया की सिचुएशन वहाँ से बहुत अलग है। वहाँ यूएसए में कम्युनिटीज़ एंडोगामी फॉलो करती हैं, बट वो एक दूसरे से कल्चरली बहुत डिफरेंट थे। और यहाँ इंडिया में होमोजीनियस पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से वी पोजेस ए कल्चरल यूनिटी, जिसके कारण ही यहाँ कास्ट सिस्टम एक अलग तरह की समस्या का रूप लेती है। कास्ट इन इंडिया का मतलब है आप पूरी पॉपुलेशन को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट देते हैं और उनको एक दूसरे से फ्यूज होने पर पाबंदी लगा देते हैं बाय यूजिंग द कस्टम ऑफ एंडोगामी। सो द कंक्लूजन इज एंडोगामी इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज पेक्यूलर टू कास्ट। और अगर हम ये साबित कर देते हैं कि एंडोगामी अभी भी मेंटेन्ड है तो हम कास्ट के जेनेसिस और मैकेनिज्म दोनों को प्रूव कर सकते हैं। अंबेडकर बताते हैं कि नो सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ टुडे प्रेजेंट्स मोर सर्वाइवल्स ऑफ प्रिमिटिव टाइम्स देन डज द इंडियन सोसाइटी। इसका धर्म आज भी इतने समय और सिविलाइजेशन के बाद भी काफ़ी प्रिमिटिव है, यानी कि प्राचीन है। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडियन सोसाइटी में आज भी मौजूद कस्टम ऑफ एक्सोगामी, यानी कि अपनी कम्युनिटी से बाहर मैरिज करना, पूरे ओरिजिनल फॉर्म और फुल स्ट्रेंथ में फॉलो हो रहा है। कस्टम ऑफ एक्सोगामी काफ़ी प्राचीन और लगभग सभी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में मौजूद है, परंतु इतिहास के विकास के साथ ये खत्म होती चली गई। आज तो मैरिज को लेकर लगभग सभी सिविलाइजेशंस में नियरेस्ट ब्लड किन को छोड़कर मैरिज में कोई भी रोक टोक नहीं है। बट इन इंडिया कस्टम ऑफ एक्सोगामी इज स्टिल प्रिवेलेंट एंड फॉलोड स्ट्रिक्टली। ये इस तरह से है कि हर एक कास्ट डिफरेंट क्लैंस यानी कि गोत्र में डिवाइडेड है और विवाह के नियमों के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह करना मिसकंडक्ट है। इस तरह भारत में अलग अलग जातियों में एंडोगामी फॉलो होती है, पर हर एक जाति के अंदर एक्सोगामी स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। इनमें से कस्टम ऑफ एक्सोगामी ब्रेक करने पे ज़्यादा पेनल्टीज एंड पनिशमेंट है इन कंपैरिजन टू ब्रेकिंग द कस्टम ऑफ एंडोगामी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ एंडोगामी ऑन एक्सोगामी इज क्रिएशन ऑफ कास्ट। अब हम ये समझते हैं कि एक्सोगामी अमंग डिफरेंट गोत्र्स ऑफ कास्ट तो ठीक है, पर कास्ट को बनाए रखने के लिए एंडोगामी यानी कि मैरिज विद इन द कास्ट मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कास्ट विल नॉट सर्वाइव। एक इमेजिनरी कास्ट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। नॉर्मली देखें तो किसी भी ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज़ में मेल्स एंड फीमेल्स का अनुपात बराबर होता है, और वो ग्रुप जो खुद एक कास्ट बनना चाहता है उसके लिए इस इक्वलिटी को बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये कह ले कि अल्टीमेट गोल है, क्योंकि अगर ये रेशियो बिगड़ा तो लोग दूसरी कास्ट में शादी करने को मजबूर हो जाएंगे, जिससे कास्ट के अस्तित्व पे खतरा आ जाएगा। ये अनुपात तभी मेंटेन रह सकता है जब कोई कपल एक साथ मर जाए, पर ऐसा नेचुरली होता नहीं है। अगर पति मरता है तो ग्रुप में एक वुमेन सरप्लस हो जाती है, जो कि एंडोगामी को वायलेट कर सकती है किसी दूसरे ग्रुप और कास्ट में शादी करके। उसी तरह अगर पत्नी पहले मर जाती है तो उसके हस्बैंड उस ग्रुप में एक सरप्लस मैन हो जाता है। एंडोगामी को मेंटेन रखने के लिए इन दोनों केसेस में सरप्लस मैन एंड वुमेन को डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसके लिए वो इमेजिनरी कास्ट क्या करेगी। पहले सरप्लस वुमेन का केस लेते हैं। इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला, उसको उसके पति की चिता के साथ जला दिया जाए, नहीं तो वो जीवित रहकर अपने जाति में शादी करके मेल फीमेल रेशियो के लिए खतरा है, और अपनी जाति से बाहर शादी करके एंडोगामी को वायलेट कर सकती है। दूसरा, उसको बचे हुए जीवन के लिए विधवा बनकर रहने को मजबूर कर दिया जाए,
जिस अवस्था में उससे कोई भी शादी ना करना चाहे। ये थोड़ा ह्यूमेन तरीका है। अब बात करते हैं सरप्लस पुरुष की। उसको उसकी पत्नी की चिता के साथ जलाना तो कई वजहों से मुश्किल है। पहला तो क्योंकि वह आदमी है, औरत नहीं। दूसरा कि वो एक एसेट है ग्रुप के लिए। इस तरह से फिर हमारे पास दो रास्ते बचते हैं। पहला, उस पर सेलिबेसी इम्पोज कर दी जाए, यानी कि वो पूरे जीवन शादी ना करे और सन्यासी का जीवन जिए। अगर कोई ऐसा अपनी मर्जी से करता है तो ठीक है, पर ऐसा फोर्स कर पाना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि उस कास्ट को अपनी संख्या बढ़ाने में बाधा भी है, क्योंकि सेलिब्रेट होकर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इस समस्या से निपटने के लिए फिर हमारे पास दूसरा तरीका बचता है कि उसको ऐसी पत्नी दी जाए जो कि अभी शादी करने की उम्र की नहीं हुई है। इस तरीके से वो आदमी अपनी कास्ट के अंदर गृहस्थ जीवन जिएगा और रेशियो की बराबरी की समस्या भी नहीं होगी, एंडोगामी बरकरार रहेगी। अंबेडकर बताते हैं उनके ओपिनियन में यही जनरल मैकेनिज्म है कास्ट को चलाने के लिए। वैसे तो इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट का कोई भी लिखित या रिकॉर्डेड इतिहास नहीं है, पर व्यवस्थाएं बिना रिकॉर्ड किए भी लंबे समय तक जीवित रहती हैं और समाज के कस्टम्स और मोराल्स उनकी कहानी एक फोसिल्स की तरह कहते हैं। हिंदू सोसाइटी के ये 3 कस्टम्स कुछ ऐसी ही कहानी कहते हैं। पहला सती, दूसरा विधवा जीवन, तीसरा गर्ल मैरिज। आज तक इन तीनों कस्टम्स के ओरिजिन का कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, पर हाँ कई फिलॉसफीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि क्यों इन कस्टम्स को ऑनर या रिस्पेक्ट किया जाता है। अंबेडकर एक एक कर इन कस्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं और अपना इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि दे वर ऑनर्ड बिकॉज दे वर प्रैक्टिस्ड। क्योंकि समय के साथ फिलॉसफीज तो ग्रो हो जाती हैं प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करने के लिए। इन कस्टम्स के बिना स्ट्रिक्ट एंडोगामी मेंटेन करना नामुमकिन सा है, और विदाउट एंडोगामी कास्ट इज फेक। सेकेंड पार्ट, द ओरिजिन। जाति का जन्म कैसे हुआ एक मुश्किल प्रश्न है, पर यदि हम देखें कि एंडोगामी ही एकमात्र विशेषता है कास्ट सिस्टम की, तो कास्ट का ओरिजिन का अर्थ है एंडोगामी का ओरिजिन। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस यानी कि वर्ग होते हैं। उनका बेसिस डिफर कर सकता है, वो इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल या फिर सोशल हो सकता है, पर उस सोसाइटी का हर एक व्यक्ति किसी न किसी क्लास का हिस्सा ज़रूर होता है। इस लिहाज से हिंदू सोसाइटी में भी डिफरेंट क्लासेस रही होंगी। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वह कौन सी क्लास थी जिसने एंडोगामी को अपनाकर खुद को एनक्लोज कर लिया और कास्ट को जन्म दिया। अंबेडकर बताते हैं कि इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर तो उनके पास भी नहीं है, पर इनडायरेक्टली इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि कास्ट को मेंटेन रखने के लिए उन 3 कस्टम्स का होना बहुत आवश्यक था, और ये कस्टम पूरे विश्वास और स्ट्रिक्टनेस के साथ सिर्फ एक कास्ट में देखे जाते थे, वो थे ब्राह्मण्स, जो कि हिंदू सोसाइटी की हायरार्की में सबसे ऊंचे पायदान पे आते हैं। और वहीं दूसरी जातियों में उस कठोरता से इन कस्टम्स का पालन नहीं होता जितना कि ब्राह्मण्स में। ब्राह्मण्स क्लास ने खुद को एक कास्ट में क्यों चेंज किया वो एक अलग स्टडी का विषय है, परंतु सभी प्राचीन सभ्यताओं में कस्टम्स का कठोरता से पालन और प्रीस्टली क्लास का सुपीरियर होने का एरोगेंस एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। और ये काफ़ी है ये प्रूव करने के लिए कि ब्राह्मण्स ने ही इस अप्राकृतिक सभ्यता की नींव रखी थी और इन कस्टम्स के माध्यम से उसे बरकरार रखा था। थर्ड पार्ट, द डेवलपमेंट। अब हम इस पेपर के तीसरे भाग यानी कि द क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द कास्ट सिस्टम ऑल ओवर इंडिया पे आते हैं। दूसरे भाग के निष्कर्ष को साथ ले तो ये सवाल बनता है कि हाउ द कास्ट सिस्टम स्प्रेड अक्रॉस द नॉन ब्राह्मण पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इस सवाल का हश्र और भी बुरा हुआ है, क्योंकि इस फील्ड के स्कॉलर्स का कॉमन बिलीफ है कि ये या तो कास्ट सिस्टम किसी दैवीय लॉ गिवर द्वारा इम्पोज कर दिया गया है यहाँ की पॉपुलेशन पर, या फिर इसका विस्तार भारत के कुछ सामाजिक विकास के नियमों की वजह से हुआ है। इन दोनों ही बिंदुओं का खंडन बाबा साहब ने डिटेल में किया है। मैं
आपको संक्षेप में बता देता हूँ। पहला बिंदु जो कि लॉ गिवर ऑफ इंडिया के बारे में है। हर देश का एक लॉ गिवर होता है जो कि एक अवतार की तरह अपने नियमों से विलुप्त होती ह्यूमैनिटी को नया जीवन देता है। मनु द लॉ गिवर ऑफ इंडिया अगर वो वाकई में कोई था तो मानना पड़ेगा कि वो काफ़ी साहसी था, जो कि कास्ट सिस्टम को इतनी बड़ी आबादी पे थोप सके और वो ह्यूमैनिटी भी आज के समय से काफ़ी भिन्न होगी जिसने खुद को डिग्रेड करने वाले इस कानून को अपनाया होगा। ये मानना बहुत मुश्किल है कि ये सब मात्र एक आदमी की कलम का नतीजा था, अनलेस हम ये माने कि वो व्यक्ति एक ऐसा टायरेंट था जिसने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ था, जो कि असंभव ही है। अंबेडकर ये मानते हैं कि कास्ट सिस्टम मनु से पहले भी था, मनु ने मात्र उसे फिलोसफाइज्ड किया। इसी प्रकार का एक और आर्गुमेंट होता है कि कास्ट सिस्टम ब्राह्मण्स ने बनाया है। इस पर अंबेडकर मानते हैं, जैसा कि उन्होंने मनु के बारे में बताया, उस हिसाब से ये सरासर गलत और दुष्प्रभावपूर्ण है। ब्राह्मण्स और भी कई गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं, बट उनका कास्ट सिस्टम को नॉन ब्राह्मण कास्ट पर इम्पोज करना उनकी क्षमता से परे था। उन्होंने इस प्रक्रिया में मदद की होगी इसे फिलोसफाइज करने में, पर वो अपने सिस्टम को दूसरों को अपनाने को नहीं कह सकते। कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू का आज भी मानना है कि कास्ट सिस्टम शास्त्रों द्वारा निर्मित व्यवस्था है जो कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। ये सरासर मूर्खता है। इस तरह से ग्रेट मैन और लॉ गिवर वाली थ्योरी हमें कहीं नहीं ले जाती है। दूसरा तर्क जो अधिकांश वेस्टर्न स्कॉलर्स द्वारा दिया जाता है, उनके अनुसार कास्ट सिस्टम के स्प्रेड होने के मोटा मोटी 5 कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैं: ऑक्यूपेशन, सर्वाइवल्स ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, द राइज ऑफ न्यू बिलीफ, क्रॉस ब्रीडिंग एंड माइग्रेशन। इस तर्क का अंबेडकर बड़ी आसानी से खंडन करते हैं कि ये सारी डेवलपमेंट्स तो विश्व की और भी दूसरी सोसाइटीज़ में हुई, फिर वहाँ कास्ट का जन्म क्यों नहीं हुआ। तंज कसते हुए वे कहते हैं इसका एक ही कारण हो सकता है, एक कि ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे देशों में वेदों का जन्म नहीं हुआ, या फिर ये प्रोफेसर्स गलत हैं। अंबेडकर इस पर अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। उनके अनुसार जैसा कि हर एक सोसाइटी में होता है, हिंदू सोसाइटी भी 4 क्लासेस में बटी हुई थी, जो कि कुछ इस प्रकार है: द ब्राह्मण्स और द प्रीस्टली क्लास, द क्षत्रियाज और द मिलिट्री क्लास, द वैश्याज और द मर्चेंट क्लास, द शूद्राज और द आर्टिसन एंड मैनुअल क्लास। इस क्लास सिस्टम की खास बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति पर्याप्त क्वालिफिकेशन हासिल कर अपनी क्लास को चेंज कर सकता था, और इस तरह से पर्टिकुलर क्लास में लोग बदलते रहते थे। फिर इतिहास के किसी एक समय पर प्रीस्टली क्लास ने खुद को सोशली अलग कर लिया इस पूरी व्यवस्था से और खुद एक जाति बन गए। इसके बाद दूसरी क्लास के लोग भी अपने काम के आधार पर सब डिवाइडेड हो गए। हिंदू सोसाइटी का ये सब डिवीज़न काफ़ी नेचुरल था, परंतु इन सब डिविजन्स के ओपन करेक्टर का अंत होना एक अननेचुरल नियम था, जिसके कारण एक सब डिवीज़न से दूसरे में जाना बंद हो गया और हर एक सब डिवीज़न ने एक जाति का रूप ले लिया। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सब डिवाइडेड ग्रुप्स मजबूर थे एंडोगामस होने को के लिए, या फिर वो खुद अपनी मर्जी से ऐसे हुए। अंबेडकर इसके जवाब को 2 नज़रिए से देखते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल और दूसरा मैकेनिस्टिक, पर दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों ही ज़रूरी हैं इस पूरे कास्ट फॉर्मेशन के फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ये दोनों इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वाई क्लासेस बिकेम सेल्फ इनक्लोज्ड और कास्ट इज, क्योंकि ब्राह्मण्स ने ऐसा किया और बाकी सब ने इसको अपना लिया, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं द इन्फेक्शन ऑफ इमिटेशन। गैब्रियल ट्रेड ने 3 लॉज ऑफ इमिटेशन कुछ इस प्रकार दी हैं। पहला, द लॉ ऑफ इमिटेशन ऑफ सुपीरियर्स बाय इंफीरियर्स। दूसरा, द लॉ ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट। तीसरा,
द लॉ ऑफ इंसर्शन where new behaviors either reinforce और replace customary ones। इनमें पहले दो लॉज कंडीशन है इमिटेशन होने के, और ये दोनों कंडीशन मौजूद थी उस समय की इंडियन सोसाइटी में जब क्लासेस ने खुद को कास्ट में तब्दील कर लिया। ब्राह्मण या प्रीस्टली क्लास बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और सेमी गॉड के बराबर थी, और उनका सोसाइटी का उनसे सोसाइटी का इंटरेक्शन भी बहुत होता था। यही जवाब है इस सवाल का कि इमिटेशन इज़ इजी एंड इन्वेंशन इज़ डिफ़िकल्ट। इस इमिटेशन के प्रभाव को समझने का एक और एग्जाम्पल ये भी है कि कास्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाले उन 3 कस्टम्स को फॉलो करने की इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटस ऑफ कास्ट इन द सोसाइटी, और ये काफ़ी एविडेंट था 20वीं सेंचुरी में भी। अब मैकेनिस्टिक इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो सिंपल है, अगर चार के ग्रुप में किसी तीन ने खुद को एनक्लोज कर लिया तो चौथा अपने आप ही एनक्लोज हो जाएगा। जो खुद को कास्ट में बदल सकते थे उन्होंने बदल लिया और बाकी को खुद ब खुद ही बदलना पड़ा। इस तरह से कास्ट का डेवलपमेंट हुआ और हिंदू सोसाइटी ने एक अलग दिशा अपनाई। उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहब के पेपर कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट को आप लोगों के सामने सही से प्रेजेंट कर सका। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय भीम, जय हिंद। अरे सुनिए, अपने कमेंट्स में अपने सजेशन ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइए।